अभी अभी की ताजा खबर। ऐसे ही गुरु के चरणों में वंदन के साथ मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, सभी आमंत्रित मेहमान और गुरुजनों का सत्कार करते हुए, अभिवादन करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत अहमदाबाद के सारस्वत ग्रुप की प्रार्थना से हम करेंगे और प्रार्थना के शब्द है, मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान, धरती की शान तू है प्रभु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सामतिमान, गुरु सामतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। धन्यवाद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए गुजरात के इस पावन भूमि पर हमारे गुजरात के लाडले सपूत और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब जुड़ चुके हैं। उनको वेलकम करने के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साहब, केंद्रीय मंत्री रूपाला साहब और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल साहब को मैं आमंत्रित करता हूं हमारे PM सर को वेलकम करने के लिए। दोस्तों जोरदार तालियां हो जाए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सम्मान समारोह के द्वितीय चरण में मैं मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण एवं सांसदों से विनती करूंगा कि आप साथ में जुड़ें। मैं विनती करना चाहेंगे डॉक्टर मुशबरा सर, माननीय केंद्रीय मंत्री, माननीय केंद्रीय राज्य कक्षा मंत्री श्री ऋषिकेश भाई पटेल, माननीय मंत्री गुजरात राज्य,
श्री कुबेरभाई डिंडोर माननीय मंत्री गुजरात राज्य, श्रीमती भानुबेन बाबरिया माननीय मंत्री श्री गुजरात राज्य, श्री प्रफुल्लभाई पानसेरिया माननीय मंत्री श्री जगदम्बिका पाल माननीय सांसद, आप सभी से विनती करेंगे कि आप साथ में जुड़े और भगवान सोमनाथ की प्रतिकृति अर्पण करके अभिवादन करें। मित्रों, खूब जोरदार तालियों। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी जोरदार तालियों के साथ यही क्षण में जुड़े। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार फिर हमारे आदरणीय पीएम नरेंद्र मोदी सर को वेलकम करने के लिए आमंत्रित करता हूं। सेक्रेटरी एजुकेशन श्री डेविड एडवर्ड, चीफ एशियाफिक आनंद सिंह, हमारे ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन के रामपाल सिंह, जनरल सेक्रेटरी कमलाकांत त्रिपाठी, गुजरात राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रमुख दिगुबा जाडेजा और महामंत्री सतीश पटेल को मैं विनती करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप आएं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी सर को हमारी यूनियन की ओर से वेलकम करें। जोरदार तालियों के साथ हम उनको वेलकम करें। दोस्तों, जोरदार तालियां हो जाए। खूब खूब आभार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हमारे गुजरात राज्य के मृदु एवं मक्कम हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल उपस्थित हैं। उनका अभिवादन करने के लिए मैं हमारे गुजरात राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रमुख श्री दिग्विजय सिंह जी जडेजा और हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री सतीश भाई पटेल से विनती करूंगा, आप साथ में जुड़े और मुख्य प्रधान का अभिवादन करें। दोस्तों, जोरदार तालियों से अभिवादन हो हमारे गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब का। आभार। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं उस व्यक्तित्व विशेष को आपके साथ जोड़ना चाहता हूं जिनके नेतृत्व में इस समग्र कार्यक्रम आयोजित हुआ है। गुजरात राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रमुख माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी जाडेजा से विनती है कि आप साथ में जुड़े और इस कार्यक्रम के लिए प्रारंभिक शाब्दिक अभिवादन करें। श्री दिग्विजय सिंह जी जडेजा। भारत माता की, भारत माता की। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का 29मું राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित गुजरातना पनोता पुत्र ने भारतना यशस्वी वडाप्रधान परम आदरणीय नरेंद्रभाई मोदी साहेब, मृदु और मक्कम एवं गुजरातना मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्रभाई पटेल साहेब, गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और नवसारीना संसद माननीय CR पाटिल साहेब, अपना कार्यक्रमना पथदर्शक और अपना मार्गदर्शक एवं भारत सरकारना कृषि मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला साहेब, महिला और बाळ विकास और आयुष मंत्री एवं माननीय डॉक्टर महेंद्रभाई मुंजपरा साहेब, माननीय आरोग्य मंत्री श्री गुजरात ऋषिकेश भाई पटेल साहेब, शिक्षण मंत्री माननीय श्री कुबेरभाई डिंडोर साहेब, सामाजिक और न्याय अधिकारी मंत्री श्री माननीय भानुबेन बाबरिया साहेब, राज्य कक्षाना शिक्षण मंत्री माननीय प्रफुल्लभाई पानसेरिया साहेब, माननीय संसद श्री जगदम्बिका पाल साहेब, एजुकेशन इंटरनेशनल जनरल सेक्रेटरी डेविड सर, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघना प्रमुख रामपाल सिंह जी, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघना जनरल सेक्रेटरी कमलाकांत त्रिपाठी जी, आ कार्यक्रम में पधारे माननीय अधिकारी पदाधिकारी श्री धारासभ्य श्रीओ, आखा भारत वर्षना द्वारका थी जगन्नाथपुरी અને કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી સુધીના મારા સારસ્વત ભાઈઓ અને બહેનો, આપ સર્વેનું 29મું રાષ્ટ્રીય શૈક્ષણિક અધિવેશનમાં ગુજરાતની ધરતી પર હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને અભિવાદન કરું છું।
35 વર્ષ પછી અખિલ ભારતીય પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘના અધિવેશનમાં ઉદ્ઘાટન તરીકે દેશના વડાપ્રધાન આજે આપણી પધારી સમગ્ર દેશના ગુજરાતના અધિવેશનની શોભા પધારી અને બદલ સમગ્ર દેશના શિક્ષકો ગર્વની લાગણી અનુભવે છે. સાથે સાથે આ આપની સાથે સમગ્ર આ સહયોગ આપના ડાયાભાઈને હીરાભાઈને પણ શિક્ષકો એમને પણ હર્ષની લાગણી અનુભવીને અભિનંદન આપે છે. અસ્તુ ભારત માતા की जय. आभार सर, आभार. प्रवचन की श्रृंखला में सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं हमारे ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन के अध्यक्ष रामपाल सिंह सर आपको. आदरणीय मुख्य अतिथि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, माननीय महेंद्र भाई मंजूपारा जी, एजुकेशन इंटरनेशनल के जनरल सेक्रेटरी श्री डेविड एडवर्ड्स जी, विशिष्ट अतिथिगण, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी, जनरल काउंसिल के सदस्यगण, देश के विभिन्न अंचलों से आए हुए मेरे सहयोगी शिक्षक भाइयों और बहनों, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के इस 29वें सम्मेलन के अवसर पर मैं गुजरात की इस धरती पर महात्मा गांधी और सरदार पटेल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधने का, पिरोने का काम किया है. यद्यपि आप आज वो हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनकी सत्कीर्तियों, प्रेरणादायक कार्यशैली को हमने अपना मार्ग निर्देशक सिद्धांत माना है. आज मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि गुजरात की इस पवित्र धरती से जन्मे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी आज प्रधानमंत्री के रूप में देश के ध्वजवाहक बने हुए हैं और देश को एकता के सूत्र में बांधकर राष्ट्रीय भावना के साथ विकास के पथ पर ले जा रहे हैं और विदेशों में भी देश का मान और सम्मान बढ़ा रहे हैं. इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने नई शिक्षा नीति 2020 लागू कर देश में समरसता का भाव पैदा करने का प्रयत्न किया है. नई शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत के इतिहास में तीसरी शिक्षा नीति है. इसमें बुनियादी तौर पर मानव जीवन के सभी पहलुओं समावेशित करते हुए इस नीति में भविष्य निर्माण के माध्यम से सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में 4 स्तंभ उपलब्धता, हिस्सेदारी, समानता, गुणवत्ता और जवाबदेही है, जो भारत को शैक्षिक शक्ति बनाने में सक्षम है. मुझे विश्वास है कि नई शिक्षा नीति 2020 इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने इस शिक्षा नीति के उद्देश्य से प्रत्येक विद्यालय में प्राइमरी एजुकेशन की व्यवस्था की है, जिससे बच्चों में बचपन से ही शिक्षा के प्रति रुचि जागृत होगी और जिससे बच्चों में राष्ट्रीय भावना का विकास होगा और शिक्षा में उच्च श्रेणी की गुणवत्ता प्रदान करते हुए ज्ञानवान समाज स्थापना में सहायक सिद्ध होगी. आइए हम सब लोग मिलकर इस नई शिक्षा नीति के बारे में निर्णय लें और संकल्प लेकर के यहाँ से जाएं कि हम इसको लागू करेंगे. हमने संघ के इस 29वें सम्मेलन के लिए मिलकर विचार विमर्श हेतु एक विषय का चयन किया है कि भारत में परिवर्तनकारी शिक्षा के केंद्र में शिक्षक. मुझे आशा है कि इस सम्मेलन में उपरोक्त विषय पर गहन चिंतन और मनन होगा तथा अमूल्य सुझावों को प्रदान करते हुए इस संकल्प को लेकर के कार्य करेगा कि सभी प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों द्वारा गुणवत्ताप्रद शिक्षा प्रदान कर देश की अशिक्षा को दूर करते हुए विद्यार्थियों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने का प्रयत्न करेगा, जिससे राष्ट्र का विकास हो.
मैं इस बेला पर मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिवादन करता हूं। आज लगभग 20 वर्ष बाद हमारे बीच देश का प्रधानमंत्री ऐसे सम्मेलनों में उपस्थित हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि जिन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर अधिवेशन के उद्घाटन कर हमें गौरवान्वित किया है। इस मंच के माध्यम से मैं कार्यक्रमों को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है, वो अविस्मरणीय है। और मुझे कहने में संकोच नहीं है कि ये सम्मेलन मील का पत्थर साबित होगा, जहां मोदी जी जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री इस सम्मेलन का उद्घाटन कर रहा है। हमें 29वें सम्मेलन में एजुकेशन इंटरनेशनल के जनरल सेक्रेटरी श्री डेविड एडवर्ड्स ने भाग लेकर सम्मेलन की गरिमा प्रदान करते हुए देश के प्राथमिक शिक्षकों का मान बढ़ाया है। मैं मंच पर उपस्थित सभी विशिष्टजन तथा उन्हीं सभी को स्नेहिल धन्यवाद ज्ञापित करने का अनुभव कर रहा हूं कि अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया है। इस अवसर पर मैं श्री आनंद सिंह, रीजनल कोऑर्डिनेटर एशिया पैसिफिक एजुकेशनल इंटरनेशनल का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस सम्मेलन में के गौरव में अभिवृद्धि की है। मैं इस अवसर पर अपने संरक्षक श्री जगदम्बिका पाल जी, जो सांसद हैं, जो हमारे संरक्षक हैं, उनका भी मैं हृदय से अभिवादन करता हूं कि जिनका हमें हमेशा सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहा है। वो हमेशा हम शिक्षकों के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करते रहे हैं और शिक्षा के विकास के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। अंत में मैं सभी को शुभकामनाएं अर्पित करते हुए गुजरात राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, विशेषकर श्री दिग्विजय सिंह जडेजा, अध्यक्ष सचिव श्री सतीश भाई पटेल और उनकी कार्य समिति का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही पूरी टीम को, जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सम्मेलन को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया है। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब आभार। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के माननीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी से कि वो साथ में जुड़े और प्रासंगिक उद्बोधन करें। माननीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। पूरे देश से आए हुए गुरुजनों के इस महासम्मेलन में हम सबको मार्गदर्शन देने हेतु और अपने आशीर्वाद प्रदान करने हेतु पधारे विश्व के सबसे जनप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राज्य सरकार के मुखिया, सबल और सरल मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल साहब, हमारे अध्यक्ष आदरणीय CR पाटिल जी, हमारे राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगण आदरणीय ऋषिकेश भाई पटेल, बहन श्री भानुबेन बाबरिया जी, हमारे केंद्रीय मंत्री मेरे साथी आदरणीय मुंजपरा जी, शिक्षा के हमारे मंत्री आदरणीय कुबेर भाई डिंडोर जी, श्री प्रफुल्ल भाई पानशेरिया जी, मंच पर विराजमान सांसद, धारासभ्यगण एवं शिक्षक संघ के राम
सर, मुझे इस शिक्षक सम्मेलन जो राष्ट्रीय अधिवेशन के रूप में गुजरात में पहली बार मिल रहा है, मैं सभी प्रांत से पधारे हुए शिक्षक भाई बहनों को तहे दिल से महात्मा गांधी जी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की और नरेंद्र मोदी जी की धरती पर आपका स्वागत करता हूं। Mr. David came from USA as an international delegate. I welcome you from bottom of my heart. સાહેબ, આપે ગુજરાતની અંદર મુખ્યમંત્રીશ્રી તરીકે 2001માં ચૂંટણીની રાજનીતિની પહેલી ઇનિંગ શરૂઆત કરી અને 14 વર્ષ સુધી ગુજરાત રાજ્યને નેતૃત્વ આપીને દેશના વિકાસના એન્જિન બનાવવા સુધીની આપની જે કૃતિ હતી એની અંદર શિક્ષાને આપે જે સ્થાન આપ્યું, શિક્ષણને જે સ્થાન આપ્યું, મને કહેતા જરા પણ સાહેબ અતિશયોક્તિ નથી લાગતી કે એક જન્મજાત શિક્ષક તરીકેની કામગીરી તરીકે મારે એ કામગીરીને આજે મૂલવવાનું મને મન થાય છે. સાહેબ, આપ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીશ્રી તરીકે એક શિક્ષક તરીકે ક્લાસરૂમમાં શિક્ષકો વિદ્યાર્થીઓને જે રીતે વાંચવા માટેની પ્રેક્ટિસ કરાવે, આ પાઠ વાંચતા આવજો, આ કવિતા પાકી કરતા આવજો, એમ આપે આખા ગુજરાતને વાંચે ગુજરાતનો કાર્યક્રમ આપીને આખા ગુજરાતને વાંચતું કરેલું સાહેબ. એ વખતે આપે એક કોન્સેપ્ટ આપેલો તરતા પુસ્તકનો. शिक्षक बंधुओं, मुझे ये बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि ये तरता पुस्तक साहब ने जो किया है वो तैरेगा कैसे. तो પછી સમજણ પડી કે આને પાણીમાં નથી તરાવવાનું, પુસ્તકને વાંચવાનું અને પછી આપણા પ્રિય મિત્રને આપવાનું, એની ઇન્ડેક્સ બનાવવાની, જેણે વાંચ્યું હોય ને બીજાને આપે એનું નામ લખતું જવાનું. ગુજરાતમાં આવા હજારો વાંચકોએ પુસ્તકોને તરતા મૂક્યા હતા સાહેબ આપના સુશાસન કાળની અંદર. સાહેબ, આપે આખા રાજ્યના ખેડૂતોને શિક્ષિત કર્યા. કૃષિ રત્નો કાર્યક્રમ આખા દેશની અંદર ક્યાંય નહોતો ચાલતો, ત્યારે ગુજરાતની અંદર આપે 1 મહિના સુધી ધોમ ધકતા તાપની અંદર કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો, પ્રોફેસરો, યુનિવર્સિટીના અગ્રણીઓ આ બધાને ખેડૂતોને શિક્ષિત કરવા માટે ગામે ગામ મોકલી અને કૃષિ શિક્ષા આપવાનું એક ઉત્તમ કાર્ય આપે કર્યું. સાહેબ, અમને યાદ આવે છે પ્રાથમિક શાળામાં છોકરાઓને દાખલ કરવાની જે વિધિ હાલતી એને ગુજરાતીમાં ટીંગા ટોળી કહેતા. અને લોંઠકા છોકરા હોય એ 4-5 આવીને ઉપાડે અને આખી શેરીમાં બાંગરોટા નાખતો એ જાય અને શેરીમાં ખબર પડે કે આજ કોક દાખલ થયો નિહાળમાં. આ પ્રવેશોત્સવના સાહેબ અમે સાક્ષી હતા. ત્યાંથી શરૂ કરીને નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે ગુજરાતની અંદર પ્રવેશોત્સવનો જે કાર્યક્રમ આપ્યો છે, રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રી, મંત્રીશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ, સંસદ સભ્યશ્રીઓ, કલેક્ટર, એસપી, વરિષ્ઠ અધિકારીઓ, અરે રાજભવનની અંદર આપણા સચિવાલયની અંદરથી જે અધિકારીઓએ કદી બહાર પગ નહોતો મૂક્યો એવા અધિકારીઓ ગામડાની અંદર વિદ્યાર્થીઓના પ્રવેશોત્સવમાં બાળકોના સન્માન માટે દરવાજે ઊભા રહેતા હતા. પોલીસ બેન્ડ સાથેના પ્રવેશોત્સવ સાહેબ મેં જોયા છે. પ્રવેશોત્સવો જોઈને અમને એવું થતું હતું કે આપણે વહેલા દાખલ થઈ ગયા, આમાં દાખલ થવાની જરૂર હતી. દાખલ તો કરી દીધા, પછી સાહેબ એનું ભણતર ક્વોલિટીવાળું બને એટલે પ્રવેશોત્સવની પછી આપે ગુણોત્સવ દાખલ કર્યો અને રાજ્યના શિક્ષણને એક લેવલ સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કર્યો. મારે અહીંયા એક કિસ્સો અવશ્ય ટાંકવો છે. मुझे ये बताना है देश भर से आए हुए शिक्षक भाई बहनों को कि हमारे प्रधानमंत्री श्री ऐसे ही एक कार्यक्रम में
उस समय मुख्यमंत्री श्री के तौर पर विजिट पे गए। विजिट पे स्कूल में जाना नेता लोगों के लिए बहुत बड़ी सामान्य घटना थी, कभी कभी जाया करते थे कुछ कार्यक्रमों में। मगर जब प्रधानमंत्री श्री उस समय मुख्यमंत्री के रूप में गए, स्कूल का विजिट हुआ, अच्छी तरह से सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ और उन्होंने आचार्य से बात करते हुए पूछा कि यहाँ बच्चों के लिए टॉयलेट की क्या व्यवस्था है। और जब उत्तर में ये जानने को मिला कि अभी यहाँ टॉयलेट तो नहीं है, मुख्यमंत्री श्री उस विजिट पूरी करने के बाद जब गांधीनगर पहुँचे, उसी दिन उन्होंने पूरे राज्य की सभी शालाओं में बेटियों के लिए और बच्चों के लिए अलग अलग टॉयलेट बॉक्स होना चाहिए, उसका निर्णय लिया था। मुझे गर्व से कहना है कि प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाया था, उसका बीज इस शाला के अवलोकन से गुजरात से आपने प्रारंभ कर दिया था। सर, ये राज्य स्तर के आपके कार्यक्रमों को मैंने जोड़ने का प्रयास किया, मगर जब आप प्रधानमंत्री बने, देश की जनता ने आप पर आशीर्वाद के मोहर लगाई और आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात पधारे। मुझे सही सही याद है कि आने के कार्यक्रम में उन्होंने सबसे पहले यहाँ राज्य में प्रदेश इकाई को और सरकार को सूचना दी थी कि मेरे वडनगर के जो प्राथमिक शिक्षक थे, जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, उन सभी शिक्षकों में से जो भी मौजूद है उन सभी को यहाँ उपस्थित किया जाए और गरिमापूर्ण सम्मान करने का कार्यक्रम ये पहला। साहब, उस दृश्य को मैं भूल नहीं सकता जब एक हिमालय जैसा नेतृत्व हो जाए। देश में 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत वाली सरकार जिसके समर्थन में चुनी गई हो, ऐसे 130 करोड़ देशवासियों के देश का पंतप्रधान बनने का सौभाग्य जिसकी हस्तरेखा में साबित हो चुका हो, ऐसा नेता जब अपनी धरती पर आते हैं तो पहला स्मरण उन्होंने जो किया था, आज इस शिक्षक संघ के करोड़ों मेरे देशवासियों के सामने मैं बात रखना चाहता हूं कि उनको पहला स्मरण आया था, वो अपने प्राथमिक शिक्षा के देने वाले शिक्षकों का आया था। सर, आप उस मंच पे जब आपके गुरुजनों के पैर छू रहे थे तो एक प्रधानमंत्री कहीं झुक रहे थे ऐसा नहीं लग रहा था। एक स्टूडेंट एक गुरु के चरण में सहज भाव से जैसे झुक रहे थे, वो दृश्य आज भी हमारे दिमाग में ओतप्रोत है। ये बताते हैं कि आपने शिक्षकों से क्या सीख ली है, शिक्षकों ने आपको गढ़ने में कितना परिश्रम किया होगा कि उन शिक्षकों ने दी हुई शिक्षा आपने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो विनम्रता का प्रबल प्रसारण आपके गुजरात की धरती पर आने पर आपने बताया था। सब ये राज्य का आपका शिक्षक के तौर पे, मैं तो मानता हूं शिक्षक के तौर पे किए हुए काम मेरे संज्ञान में आ रहे हैं। फिर आपको भारत के लोगों के सामने कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री के तौर पर बजाते हुए पूरे देशवासियों को आपने स्वच्छता की शिक्षा दे दी। खुद झाड़ू पकड़ा और अपने हाथ में झाड़ू लेकर हिंदुस्तान की जनता को स्वच्छता का संदेश दिया। मुझे गर्व से कहना है, आजादी के बाद यदि देशवासियों ने सबसे ज्यादा किसी संदेश को जिला है तो ये स्वच्छता अभियान के संदेश को जिला है। बच्चे माँ बाप को बताते हैं कि कूड़ा नहीं फेंकना, मोदी दादा ने ना कहा है। बच्चों ने शिक्षा ले ली आपसे। क्या आप इसको वर्गखंड की शिक्षा जैसा शिक्षा ही नहीं कह सकते? शिक्षक के तौर पर हम कुछ काम वर्गखंडों में भी करते हैं और कुछ काम बाहर भी कर रहे हैं। तो ये बाहर का फील्ड का शिक्षा का काम भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर आपने लाल किले की प्राचीर से भी किया और जन आंदोलन के रूप में इनको आपने प्रस्थापित भी किया। बहुत गहरा संकट विश्व के सामने आ गया। कोरोना में सारी दुनिया हबक खा गई थी, परेशान हो गए थे, कैसे आगे बढ़ेंगे पता नहीं लगता था। दुश्मन अनजान था, उसके परिणाम अनजान थे,
उसका सामना कैसे करेंगे उसका रास्ता भी अनजान था। ऐसी भयावह स्थिति में दृढ़ राज्य की इच्छा शक्ति वाले नेता के रूप में आपने हिंदुस्तान की जनता को शिक्षित करने का काम किया, दिया जलाने का काम करके किया, घंटी बजाने का काम करके किया। आपके विरोधियों ने उसकी खिल्लात उड़ाने का भी प्रयास किया कि क्या दिए से कोरोना चला जा सकता है, क्या घंटी से कोरोना चला जाता है। उन लोगों को यह पता नहीं था कि हिंदुस्तान की जनता को एक दिशा में सोचकर इस संकट का सामना करने के लिए प्रेरित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। ये राष्ट्रीय क्लास शुरू हो गया था, राष्ट्रीय क्लास। आपका क्लासरूम राज्य से बढ़कर भारत का हो गया था। हमारे शिक्षा में बात शुरू करने ही तुरंत परीक्षा आ जाती है। पूरे देश के शिक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षा पे चर्चा करके उनको सांत्वना देने का, उनके मनोबल को बढ़ाने का, उनके आत्मघाती निर्णय करने वाले विषयों से उनको बचाने का, उनके माँ बाप को आधार देने का, पूरे देश के बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा करने का बहुत बड़ा अभियान चलाकर आपने एक शिक्षक के तौर पर विद्यार्थियों से सीधा अनुसंधान करने का काम किया। सर, मैं शब्द प्रयोग करने में गलती ना कर दूं और हो जाए तो भाषा के जो शिक्षक है वो मुझे माफ करे। आपने अंतर्राष्ट्रीय पीटी टीचर के रूप में पूरे देश को, दुनिया को सूर्य नमस्कार सिखा दिए। पूरी दुनिया को योग दिवस मनाने का पूरी दुनिया में आपने ये काम किया है। और इस बार का जो योग दिवस मनाया गया सर, दुनिया में जहां जहां भी सूर्योदय होता था वहां वहां सूर्य नमस्कार शुरू होता था। इस प्रकार से आपने ग्लोबल एजुकेशन में भी बढ़ाने का काम कर दिया सर। और अकेला सूर्य नमस्कार करके आप रुके नहीं, आपने हमारे बाबरकोट के बाजरे को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग करने का प्रयास कर दिया। मिलेट ईयर आपके कहने पर यूनो ने मान लिया और हमारे पौष्टिक अनाज को विश्व भर में उनकी गुणवत्ता के आधार पर प्रस्थापित करने का बहुत बड़ा अभियान प्रस्थापित हो गया। सर, मुझे इतने प्राथमिक विभाग के शिक्षक पूरे देश से आए हैं, उसको बताने का मौका मैं 2 मिनट यदि ज़्यादा भी लग जाए तो मुझे क्षमा करें। मैं बताना चाहता हूं, जब हम प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते थे तो हम सब, आपका भी अनुभव होगा, आप बड़े जोर से 15 अगस्त 26 जनवरी को गीत आपको हमारे को बच्चों को गाने का आदेश देते थे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और उस समय हम बड़े जोश से गाते थे क्योंकि ज्यादातर शिक्षकों की ओर से हमें चुप रहने का ही सूचन मिलता था। अगर इसी अवसर पर वो हमको उकसाते थे जरा जोर से बोलना, तो जोर जोर से गाते थे। मगर उस समय पता नहीं था कि इस गीत का भावार्थ सही में क्या है। मगर उनका पता हमें तब चला जब यूक्रेन और रशिया के बीच में भिड़ंत हो गई और वहां हमारे 25,000 से ज्यादा बच्चे फंस गए, हमारे विद्यार्थी फंस गए। और उन लोगों ने जब गुहार लगाई, प्रधानमंत्री जी के प्रयास से उन सभी को सही सलामत भारत लाने का प्रयास हुआ। मेरा सौभाग्य था कि उस समय एक फ्लाइट वाले को रिसीव करने के लिए मैं एयरपोर्ट दिल्ली पे गया था। उतरने वाले बच्चों को मैंने पूछा कि बेटे आप वहां से निकले कैसे इस भीषण युद्ध में से। उन्होंने जो मुझे बताया आपके साथ शेयर करता हूं। उन्होंने मुझे बताया कि साहब हमको ये सूचना मिली थी कि आप तिरंगा हाथ में लेकर निकलना, आप पर कोई गोली नहीं चलाएंगे। सर, मुझे स्मरण हो गया कि हम विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा वो नारा गाते थे नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। सही अर्थ में जब रशिया और यूक्रेन के सैनिकों के बीच में से हमारे विद्यार्थी हाथ में तिरंगा लेकर निकल रहे थे, तब पता लगा कि यह है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब आपने इस झंडे की आन बान शान को पूरे विश्व में प्रस्थापित करने का जो प्रयास किया, और अभी भी इस युद्ध के समय में जब दुनिया मरो और मारो की
रणनीति में व्यस्त है, तभी ऐसे कालखंड में G20 की और इसी G20 के माध्यम से पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति का मूलभूत तत्व जो है वसुधैव कुटुंबकम, उनका संदेश पूरे विश्व में देने का आप प्रयास कर रहे हैं। सर, आपने राज्य की शाला में भी राज्य के शिक्षक के रूप में भी काम किया, भारत के शिक्षक के रूप में भी काम किया, ग्लोबल शिक्षक के रूप में भी काम किया। शिक्षकों का वर्गखंड 4 दीवारें होती है ऐसा नहीं है। आज आपका वर्गखंड पूरी विश्व का पूरा ग्लोब है, उसी में आप इस प्रकार का नेतृत्व दे रहे हैं। हमारा सौभाग्य है, इन शिक्षक भाई बहनों की एक पीढ़ी सर निकल गई। 35 साल पहले कोई पंतप्रधान इनकी मीटिंग में आए थे, आज 35 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आप शिक्षकों के आमने सामने आए हैं। आपका आशीर्वाद पूरे शिक्षा जगत को, पूरे शिक्षण जगत की हमारी शिक्षा नीति को माइलस्टोन के रूप में इस सम्मेलन के द्वारा पहुंचाया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शिक्षक संघ का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे भी इस मंच का साक्षी बनने का अवसर दिया। प्रणाम, राम राम। आभार सर। प्रवचन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे गुजरात के मृदु एवं मक्कम मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल सर, आपको अपने प्रवचन के लिए। આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ અન્વયે અખિલ ભારતીય શિક્ષક સંઘ તથા ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘના સંયુક્ત ઉપક્રમે આયોજિત 29મા રાષ્ટ્રીય શૈક્ષણિક અધિવેશનમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત કરોડો દેશવાસીઓનું ગૌરવ, ગુજરાતના પનોતા પુત્ર, વૈશ્વિક નેતા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, નવસારીના લોકપ્રિય સાંસદ અને યશસ્વી પ્રદેશ અધ્યક્ષ CR પાટીલજી, કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પરસોત્તમભાઈ રૂપાલા, કેન્દ્રીય મંત્રી ડૉક્ટર મહેન્દ્રભાઈ મુજપરા, મારા સાથી મંત્રી શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ, કુબેરભાઈ ડિંગોર, શ્રી ભાનુબેન બાબરિયા, શ્રી પ્રફુલભાઈ પાનસેરિયા, सांसद श्री भारतीबेन शियाळ, श्री पूनमबेन माडम, श्री जगदम्बिका पाल, चीफ कोऑर्डिनेटर श्री आनंद सिंह, जनरल सेक्रेटरी श्री डेविड एडवर्ड, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षण संघना अध्यक्ष श्री रामपाल सिंह, जनरल सेक्रेटरी श्री कमलकांत त्रिपाठी, गुजरात राज्यना प्राथमिक शिक्षक संघ विजयसिंह जाडेजा, जनरल सेक्रेटरी श्री सतीशभाई पटेल, सौ पदाधिकारीश्रीओ, चूंटाયેલા जनप्रतिनिधि, विशाल शिक्षक मित्रों, प्रेस मीडियाना मित्रों, सौने मारा नमस्कार। गुजरातनी भूमि पर आप सौनु हृदयपूर्वक स्वागत करूं छूं। शिक्षण एक नोबल प्रोफेशन है, केम के शिक्षक पोते ज एक संस्कृति है। तेनो दरज्जो समाजना दरेक अंग करता नोखो अने वधु गरिमामय है। वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई हर हमेश कहे छे कि कंकर मांथी शंकर बनावे ते शिक्षक। वडाप्रधान श्री शिक्षण अने शिक्षक बेयनी आगवी महत्वता प्रस्थापित करी छे। ज्ञान शक्ति, रक्षा शक्ति, जल शक्ति, ऊर्जा शक्ति अने जनशक्ति एम शक्ति पंचामृतना पाया पर तेमणे गुजरातना सर्वग्राही वैश्विक विकासनी बुलंद इमारत ऊभी करी छे। आज समग्र देशना राज्योना शिक्षकों अने तेमाय प्राथमिक शिक्षकों अहीं उपस्थित थया छे। आप सौ बाळ पेढ़ीना संस्कार घडतरथी राष्ट्र निर्माणना सेनानी छो एम के हूँ જરાય अनुचित नहीं। बाळक જ્યારે શાળાનું પગથિયું ચડે ત્યારે તે કોરી સ્લેટ હોય છે। તેના સંસ્કાર
જ્ઞાનનું સંવર્ધન સિંચન કરવાનું ઉમદા કર્તવ્ય શિક્ષક સમુદાય નિભાવે છે. એ અર્થમાં તમે સૌ ભાવિ પેઢીના વિશ્વકર્મા છો. શિક્ષણનો ઉદ્દેશ કૌશલ્ય અને નિપુણતા સાથે સારા ઉમદા ચારિત્ર્યવાન માનવી બનાવવાનો પણ છે. આ માટે શિક્ષકે પણ પોતાની જાતને સતત અપડેટ અને અપ ટુ ડેટ રાખવી પડે. વિશ્વમાં જે કાંઈ નવીન વિષયો ઘટનાઓ બને તેનાથી પોતે વાકેફ રહીને તેનો શિક્ષણના વ્યાપક હિતમાં ઉપયોગ કરવો પડે. રાષ્ટ્ર કે રાજ્યની પ્રગતિનો આધાર શિક્ષણ જ છે. આર્થિક સામાજિક વિકાસની આધારશિલા સમાન શિક્ષણથી સમૃદ્ધ ભાવિની દિશા કંડારી શકાય અને એ માટે શિક્ષણને વડાપ્રધાનશ્રીએ ટોપ પ્રાયોરિટી આપી છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં ગુજરાત પાછલા 2 દાયકામાં જે સર્વાંગી વિકાસ સાધ્યો છે તેમાં શિક્ષણનું એક મહત્વપૂર્ણ સ્થાન રહ્યું છે. શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ રાજ્યમાં સ્થાનિક શિક્ષણમાં ડ્રોપઆઉટ રેશિયો ઘટાડવા માટે રાજ્યના કન્યા કેળવણી અને શાળા પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી. જે 2 દશકા પહેલાં ગુજરાતમાં જે ડ્રોપઆઉટ રેશિયો 37% હતો તે ઘટીને 3%થી પણ ઓછો થયો છે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીએ ગુજરાતમાં માત્ર શિક્ષણ નહીં પણ ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ પર ભાર મૂક્યો અને શાળાઓમાં મૂલ્યાંકન માટેનો ગુણોત્સવ શરૂ કર્યો. આજે તે ગુણોત્સવ એક સંસ્થાકીય રૂપ લઈને ડિજિટલ સ્વરૂપમાં કાર્યરત છે. જ્યારે સરકારે સ્માર્ટ લર્નિંગ અને સ્માર્ટ સ્કૂલો પર ભાર મૂક્યો છે ત્યારે જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ગુજરાત સરકાર દ્વારા રાજ્ય સરકારની શાળાઓમાં 66,000થી વધુ ઇન્ટરેક્ટિવ સ્માર્ટ ક્લાસનો વિકાસ અને 35,000 સ્માર્ટ ક્લાસ વિકસાવવા માટેનું કામ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી બાળકોમાં વિજ્ઞાન પ્રત્યે રુચિ વધે તેના પર ખૂબ ભાર મૂક્યો છે. તેમની આ વાતને અનુસરીને રાજ્ય સરકારે ધોરણ 4 થી 8ના વિદ્યાર્થીઓ માટે વિજ્ઞાન અને ગણિત વિષયની સામગ્રી સાથેની લર્નિંગ બાય ડુઈંગ લેબ એના અંતર્ગત 780 જેટલી પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિકસાવી છે અને 1000 શાળાઓમાં કામગીરી પ્રગતિમાં છે. સજ્જ શિક્ષકો એ પહેલી અનિવાર્યતા છે. આ વાતને લક્ષ્યમાં રાખીને વડાપ્રધાનશ્રીએ રાજ્યની શાળાઓમાં ઉત્તમ શિક્ષકો મળે તે માટે શિક્ષકોની ભરતીની નવી પદ્ધતિ અમલમાં મૂકી. તેમણે પારદર્શિતાપૂર્વક અને મેરિટના આધારે શિક્ષકોની ભરતી થાય તે સુનિશ્ચિત કર્યું અને રાજ્ય સરકારે શિક્ષણ જગતને ઉત્તમ શિક્ષકો પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે જેના દ્વારા ગુજરાતના ઉજ્જવળ ભવિષ્યનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. પાછલા 2 દશકામાં પારદર્શક પદ્ધતિ દ્વારા 1.25 લાખ જેટલા શિક્ષકોની ભરતી કરવામાં આવી છે. તેમણે શિક્ષકની ભરતીની સાથે બદલીની સમસ્યાનું પણ સમાધાન આપ્યું અને ઓનલાઈન બદલી પ્રક્રિયા અમલી કરી છે. સાથીઓ, આપણે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં આપણે અમૃતકાળમાં પ્રવેશ્યા છે. આપ સૌ શિક્ષક સમુદાયના સામર્થ્ય અને શક્તિના સહારે ઉજ્જવળ ભવિષ્ય નિર્માણથી દેશના અમૃતકાળમાં જ્ઞાનની જ્યોતને વધુ પ્રજ્વલિત કરીએ એવી અપેક્ષા સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुजरात राज्य के शिक्षा स्तर को एक अलग ऊंचाई पर ले जाने के लिए सरकार श्री के साथ राज्य संघ ने भी हकारात्मक अभिगम के साथ हमेशा कार्य किया है। 1975 से शुरू राज्य संघ के अलग पहचान तब मिली जब तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान में भारत के यशस्वी वड़ा प्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुजरात शैक्षणिक संशोधन केंद्र यानी कि चाणक्य भवन का शुभारंभ कराया। आइए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। 7 जनवरी 1954 को हुई अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की स्थापना। सेवा और सद्भावना की इस शिक्षण ज्योत को ठीक 2 दशक बाद 28 फरवरी 1975 को गुजरात राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की स्थापना के रूप में दुगनी गति मिली। संघ द्वारा स्थापित शिक्षा की इस उच्चतम प्रणाली को एक नई परिभाषा तब मिली जब 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने
गुजरात राज्य शैक्षणिक संशोधन केंद्र चाणक्य भवन का उद्घाटन किया। अपनी नीतियों को सिर्फ अपने सदस्यों तक सीमित न रखते हुए समग्र समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व दिखाते हुए सामाजिक उत्थान के लिए सर्व समर्पित करते हुए संघ द्वारा राष्ट्रीय आपदा में आर्थिक सहयोग, भूकंप और बाढ़ जैसी आपातकालीन परिस्थिति में त्वरित सहाय, निरंतर वर्कशॉप्स, पूरे देश में गुणवत्ता युक्त शिक्षा यात्रा, कोरोना काल में ब्लड डोनेशन कैंप्स और एम्बुलेंस की सहाय और खादी को प्रोत्साहन प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसके साथ ही संघ द्वारा विद्या समीक्षा केंद्र और उसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में की जाने वाली सभी पहलों को निरंतर सहयोग, कन्या शिक्षा, प्रवेशोत्सव और गुणोत्सव की ध्येय सिद्धि में निरंतर सहयोग और साथ ही गुजरात प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट और प्रतिभाशाली शिक्षकों का चयन कर उन्हें पूज्य श्री मुरारी बापू के कर कमलों द्वारा चित्रकूट अवार्ड एनायत किया जाता है। देश को अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे प्रोफेशनल्स और उत्तम नागरिक देने का बहुत बड़ा माध्यम आप सभी हैं, आप सभी टीचर्स ही हैं, प्रोफेसर्स ही हैं। गुजरात राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ इन सारी उपलब्धियों को देश के 29वें द्विवार्षिक राष्ट्रीय शैक्षणिक अधिवेशन में देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री का आभार मानते हुए देश को समर्पित करते हैं। धन्यवाद। आप सब जिनका प्रेरक प्रवचन सुनने के लिए बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं, ऐसे हमारे गुजरात के लाडले सपूत, आत्मनिर्भर भारत के प्रणेता, विकास पुरुष एवं विश्व नेता और देश के यशस्वी वड़ा प्रधान मोदी जी को मैं बड़ी विनम्रता के साथ आमंत्रित करता हूं अपने मंगल और प्रेरक प्रवचन के लिए। हम सब जोरदार तालियों के साथ सर को वेलकम करें। मोदी सर। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी और जो जीवन भर अपने आप को शिक्षक के रूप में ही परिचय करवाते हैं, ऐसे पुरुषोत्तम रूपाला जी, पिछले चुनाव में भारत की संसद में देश में, पूरे देश में सबसे अधिक वोट पाकर के जीतने वाले श्रीमान CR पाटिल जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, अखिल भारतीय प्राइमरी शिक्षक संघ के सभी सदस्यगण, देश के कोने कोने से आए सम्मानित शिक्षकगण, देवी और सज्जनों, आपने इतने स्नेह के साथ मुझे अखिल भारतीय प्राइमरी शिक्षक संघ के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में बुलाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आजादी के अमृत काल में जब भारत विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तो आप सभी शिक्षकों की भूमिका बहुत बड़ी है। गुजरात में रहते हुए मेरा प्राथमिक शिक्षकों के साथ मिलकर के राज्य की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलने का अनुभव रहा है। एक जमाने में गुजरात में ड्रॉप आउट रेट, जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया, करीब करीब 40% आसपास हुआ करता था, और आज ये, जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया,
3% से भी कम रह गया है। ये गुजरात के शिक्षकों के सहयोग से ही संभव हुआ है। गुजरात में शिक्षकों के साथ मेरे जो अनुभव रहे, उसने राष्ट्रीय स्तर पर भी नीतियां बनाने में, पॉलिसी फ्रेमवर्क में हमारी काफी मदद की है। अब जैसे रूपाला जी बता रहे थे, स्कूलों में शौचालय न होने के कारण बड़ी संख्या में बेटियां स्कूल छोड़ देती थी। इसलिए हमने विशेष अभियान चलाकर स्कूलों में बेटियों के लिए अलग शौचालय बनवाए। यहां गुजरात में तो एक जमाने में पूरे आदिवासी बेल्ट में, गुजरात का पूरा पूर्वी छोर जो है वो हमारे आदिवासी बंधुओं का बसेरा है एक प्रकार से। उस पूरे इलाके में उमरगाम से अंबाजी साइंस स्ट्रीम की पढ़ाई ही नहीं होती थी। आज शिक्षक न केवल वहां साइंस पढ़ा रहे हैं, बल्कि मेरे आदिवासी नौजवान बेटे बेटियां डॉक्टर और इंजीनियर भी बन रहे हैं। मैं कई बार प्रधानमंत्री के बाद जब भी मुझे विदेश जाने का एक दायित्व रहता है, जब भी जाता हूं, विदेश में इन नेताओं से जब मिलता हूं और वो जो बातें बताते हैं, यहां बैठा हुआ और इस बात को सुनने वाला हर शिक्षक गर्व अनुभव करेगा। मैं अपने अनुभव बताता हूं आपको। आमतौर पर विदेशों के नेताओं से जब मिलता हूं, तब उनके जीवन में भारतीय शिक्षकों का कितना बड़ा योगदान रहा है, बड़े गर्व के साथ वो वर्णन करते थे। मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरी पहली विदेश यात्रा भूटान में हुई और भूटान के राज परिवार के साथ जब मैं बैठा था तो वो गर्व से बताते थे, जो उनके सीनियर किंग है वो बता रहे थे कि मेरी पीढ़ी के जितने लोग भूटान में हैं, उन सबको कोई न कोई हिंदुस्तान के शिक्षक ने पढ़ाया लिखाया है। और वो बड़े गर्व से कहते थे। ऐसे ही मैं जब सऊदी अरब गया, वहां के किंग बहुत वरिष्ठ और सम्मान्य महापुरुष हैं, मुझ पर उनका प्रेम भी बहुत है। लेकिन उनसे जब मैं बैठा तो बोले, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। फिर उन्होंने मुझे पूछा, क्यों मालूम है? मैंने कहा, आप बताइए, ये आपकी कृपा है। उन्होंने कहा, देखो भाई, मैं भले राजा हूं, जो भी हूं, लेकिन बचपन में मेरा शिक्षक तुम्हारे देश का था और तुम्हारे गुजरात का था और उसने मुझे पढ़ाया। यानी इतने बड़े संपन्न देश के महापुरुष बातचीत में भारत के प्रधानमंत्री के से बात करते समय एक शिक्षक के योगदान की बात करना गौरव अनुभव कर रहे थे। पिछले दिनों कोविड में आप WHO के संबंध में टीवी पर बहुत कुछ देखते होंगे। आप WHO को जो मुखिया है मिस्टर टेड रॉस, उनके कई बार टीवी पर आपने उनके बयान देखे हैं। मेरी उनकी बड़ी अच्छी मित्रता है और वो हमेशा गर्व से कहते थे। पिछले दिनों जामनगर आए थे, तब भी वो उसी गर्व के साथ दोबारा उल्लेख किया। उन्होंने कहा, बचपन से मेरी जिंदगी के हर पड़ाव में कोई न कोई हिंदुस्तानी शिक्षक का योगदान रहा है। मेरे जीवन को बनाने में भारत के शिक्षक का योगदान रहा है। और फिर तो उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं आज भारत आया हूं,
भारत के शिक्षकों ने मुझे बनाया है, आप मुझे एक भेंट सौगात दे सकते हैं क्या? मैंने कहा क्या? बोले लेकिन आपको देनी पड़ेगी और सार्वजनिक रूप से देनी पड़ेगी। वो ऐसी अमिट छाप छोड़ करके आए हैं, पीढ़ियों के बाद भी लोग उनको याद करते हैं। साथियों, जैसे रूपाला जी गर्व से कह सकते हैं कि वो आजीवन शिक्षक हैं, मैं स्वयं में शिक्षक नहीं हूं, लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि मैं एक आजीवन विद्यार्थी हूं। मैंने आप सभी से समाज में जो कुछ भी होता है उससे बारीकी से ऑब्जर्व करना सीखा है। आज प्राथमिक शिक्षकों के इस अधिवेशन में अपने इन्हीं अनुभवों को मैं आज जरा जी भर करके आपके सामने कुछ कहना चाहता हूं। 21वीं सदी में तेजी से बदलते हुए इस समय में भारत की शिक्षा व्यवस्था बदल रही है, शिक्षक बदल रहे हैं, छात्र भी बदल रहे हैं। ऐसे में इन बदलती हुई परिस्थितियों में हम कैसे आगे बढ़े, ये बहुत अहम हो जाता है। जैसे हमने देखा है, पहले के टीचर्स के सामने संसाधनों की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव जैसी कई चुनौतियां होती थी और तब छात्रों की तरफ से कोई खास चुनौती नहीं होती थी। आज टीचर्स के सामने से संसाधन और सुविधाओं की जो कमी थी, वो जो समस्याएं थी, वो धीरे धीरे दूर हो रही है। लेकिन आज की पीढ़ी के बच्चे, छात्र, उनकी जो जिज्ञासा है, उनका जो कौतूहल है, वे माँ बाप के साथ साथ टीचर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती, एक चैलेंज लेकर आया है। ये छात्र आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, ये छात्र नीडर हैं और उनका स्वभाव 8 साल की उम्र का, 9 साल की उम्र का छात्र भी टीचर को चुनौती देता है। वो शिक्षा के पारंपरिक तौर तरीकों से कुछ नई चीजें उससे पूछता है, बात करता है। उनकी जिज्ञासा शिक्षकों की चुनौती देती है और वो पाठ्यक्रम और विषय से बाहर जाकर उनके सवालों को जवाब दे। यहां बैठे हुए वर्तमान टीचर वर्तमान बच्चों से रोज अनुभव करते होंगे, वो ऐसे सवाल लेकर के आते होंगे, आपको भी बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। छात्रों के पास इंफॉर्मेशन के अलग अलग स्रोत है, इसने भी शिक्षकों के सामने खुद को अपडेट रखने की चुनौती पेश की है। इस चुनौतियों को एक टीचर कैसे हल करता है, इस पर हमारी शिक्षा व्यवस्था का भविष्य निर्भर करता है। और सबसे अच्छा तरीका यह है कि इन चुनौतियों को पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के अवसर के तौर पर देखा जाए। ये चुनौतियां हमें लर्न, अनलर्न और रीलर्न करने का मौका देती है। इन्हें हल करने का एक तरीका यह है कि शिक्षण के साथ साथ
स्वयं को छात्र का गाइड और मेंटर भी बनाएं। आप भी जानते हैं कि गूगल से डेटा मिल सकता है, लेकिन डिसीजन तो खुद ही लेना पड़ता है। एक गुरु ही छात्र को गाइड कर सकता है कि वो अपनी जानकारियों का सही उपयोग कैसे करे। टेक्नोलॉजी से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन सही दृष्टिकोण तो शिक्षक ही दे सकता है। सिर्फ एक गुरु ही बच्चों को यह समझने में मदद कर सकता है कि कौन सी जानकारी उपयोगी है और कौन सी नहीं है। कोई भी टेक्नोलॉजी किसी विद्यार्थी की पारिवारिक स्थिति को नहीं समझ सकता। एक गुरु ही उसके हालात को समझकर उसे सभी मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसी तरह दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी ये नहीं सिखा सकती कि किसी विषय की गहराई में जाकर उसे कैसे समझे, डीप लर्निंग कैसे करें। जब इंफॉर्मेशन की भरमार हो, इंफॉर्मेशन के पहाड़ खड़े हो जाते हैं, तो छात्रों के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो कैसे एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करें। डीप लर्निंग और उसे लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज 21वीं सदी के छात्र के जीवन में टीचर की भूमिका और ज्यादा बृहद हो गई है। और मैं तो आपसे भी कहना चाहूंगा, मैं आपको कोई उपदेश देने नहीं आया हूं और न ही मैं उपदेश दे सकता हूं, लेकिन आप पल भर के लिए ये भूल जाइए कि आप टीचर हैं। पल भर के लिए सोचिए कि आप किसी संतान की माताजी हैं या किसी संतान के पिताजी हैं। आप अपने बच्चे को कैसा चाहते हैं? आपके बच्चे के लिए आप क्या चाहते हैं? पहला जवाब मिलेगा साथियों, यहां से कोई इनकार नहीं कर सकता है। पहला जवाब मिलेगा, मैं भले टीचर हूं, हम माता पिता दोनों भले टीचर हैं, लेकिन हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षक मिले, अच्छी शिक्षा मिले। आपके दिल में भी बच्चों के लिए पहली कामना है, आपके बच्चों को अच्छा शिक्षक, अच्छी शिक्षा मिले। जो कामना आपके दिल में है, वही कामना हिंदुस्तान के कोटि कोटि माता पिता के दिल में भी है। जो आप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, वो हिंदुस्तान का हर मां बाप अपने बच्चों के लिए चाहता है और वो आपसे उम्मीद करता है। साथियों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि विद्यार्थी आपसे, आपकी सोच से, आपके रोजमर्रा के व्यवहार से, आपकी बोलचाल से, आपके उठने बैठने के तरीके से वो बहुत कुछ सीखता रहता है। आप जो पढ़ा रहे हैं और छात्र जो आपसे सीख रहा है, उसमें कभी कभी बहुत अंतर होता है। आप सोचते होंगे कि आप गणित, विज्ञान, इतिहास या कोई अन्य विषय पढ़ा रहे हैं, लेकिन छात्र आपसे सिर्फ वो विषय नहीं सीख रहा, वो ये भी सीख रहा है कि अपनी बात कैसे रखनी चाहिए। वो आपसे धैर्य रखने, दूसरों की मदद करने जैसे गुण भी सीख रहा है।
आपको देखकर ही वो सीखता है कि सख्त छवि रखकर भी स्नेह कैसे जताया जा सकता है। निष्पक्ष रहने का गुण भी उसे शिक्षक से ही मिलता है। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छोटे बच्चों के लिए टीचर परिवार से बाहर वो पहला व्यक्ति होता है जिसके साथ वो सबसे ज्यादा समय बिताता है। इसलिए आप सभी में इस दायित्व का एहसास भारत की आने वाली पीढ़ियों को बहुत मजबूत करेगा। साथियों, अभी आप जिन स्कूलों में कार्यरत हैं, वहां नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति या तो लागू हो चुकी होगी या फिर लागू होने वाली होगी। और मुझे गर्व है कि इस बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, देश के लाखों शिक्षकों ने उसको बनाने में कंट्रीब्यूशन किया है। शिक्षकों के परिश्रम में से ये पूरी शिक्षा नीति बन पाई है और इसके कारण सर्वदूर उसका स्वागत हुआ है। आज भारत 21वीं सदी की आधुनिक आवश्यकताओं के मुताबिक नई व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहा है। इन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। हम इतने वर्षों से स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर अपने बच्चों को केवल किताबी ज्ञान दे रहे थे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस पुरानी अप्रासंगिक व्यवस्था को परिवर्तित कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रैक्टिकल पर है, आधारित है। अब जैसे आपको और टीचिंग और लर्निंग, अब कहा जाता है टीचिंग का कालखंड पूरा हो गया, अब लर्निंग के ही द्वारा शिक्षा को आगे बढ़ाना है। अब जैसे आपको मिट्टी के बारे में कुछ बताना है, चाक के बारे में कुछ सिखाना है, अगर आप बच्चों को लेकर कुम्हार के घर जा सकते हैं, आप कुम्हार के घर जाएंगे तो उन्हें बहुत सी चीजें देखने को मिलेगी। किन परिस्थितियों में कुम्हार रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, एक व्यक्ति गरीबी से बाहर आने के लिए कितने प्रयास कर रहा है, और इससे बच्चों में संवेदनशीलता जगेगी। मिट्टी से कैसे सुराही बनती है, मटके बनते हैं, घड़े बनते हैं, बच्चे ये सब देखेंगे। अलग अलग तरह की मिट्टी कैसी होती है, ये सारी चीजें प्रत्यक्ष नजर आएगी। ऐसी प्रैक्टिकल अप्रोच राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बहुत प्रमुख तत्व है। साथियों, अनोखे प्रयोग करने वाले और टीचिंग और लर्निंग का डिबेट तो इन दिनों सुनने को मिलता है, लेकिन मैं अपने बचपन की एक घटना आपको बताता हूं। मुझे मेरे अपने एक शिक्षक याद आ जा रहे हैं, मेरे प्राइमरी शिक्षक। वो शाम को जब स्कूल से घर जाना होता था तो बच्चों को कुछ न कुछ काम देते थे, और होमवर्क वाला नहीं, कुछ और ही काम देते थे। जैसे वो कहते थे, अच्छा भाई तुम ऐसा करना, कल 10 चावल लेकर के आ जाना। दूसरे को कहते थे तुम 10 मूंग के दाने ले आना। तीसरे को कहते थे तुम तूर की दाल 10 लेके आना। चौथे को कहते थे तुम 10 चने ले आना। हरे से कुछ न कुछ ऐसा 10-10 मंगवाते थे। उस बच्चा घर जाते याद रखता था, मुझे 10 लाना है, 10 लाना है, 10 नंबर फिक्स हो जाता था। फिर मुझे गेहूं लाना है कि चावल लाना है, तो उसके दिमाग में घर जाते पहले अपनी माँ से कह देता था, मुझे कल टीचर ने कहा ये ले जाना है। सुबह तक उसके दिमाग में वो चावल और 10, चावल और 10 ये बना रहता था। लेकिन क्लास में जब हम जाते थे तो हमारे टीचर उन सबको इकट्ठा कर देते थे और फिर सबको कहते थे, अलग अलग लोगों को,
अच्छा भाई तुम ऐसा करो, इसमें से 5 मूंग निकालो, दूसरे के तुम 3 चने निकालो, तीसरे को कहते, यानी वो चने को पहचानना लग जाता है, वो मूंग को पहचानता है, उसको नंबर याद रहा। यानी कि ऐसी उनकी प्रैक्टिकल व्यवस्था थी, हमारे लिए बड़ा अजब लगता था, लेकिन वो सिखाने का उनका तरीका था। जब हम 1 साल पूरा हो गया, अगले साल गए तो भी वही टीचर थे, तो उन्होंने फिर से वही कहा। तो मेरा जैसा जरा सवाल पूछने का आदी था मैं, तो मैंने कहा साहब पिछले साल आपने ये करवाया था, दोबारा क्यों करवा रहे हो? बोले चुप रहे, तुम्हारा काम करो। ठीक है, जो कहा हम लेकर के आ गए। लेकिन दूसरे साल उन्होंने बदल दिया, उन्होंने हर एक की आंख पर पट्टी बांध दी और उन्होंने कहा स्पर्श से तुम तय करो मूंग कौन सा है, चना कौन सा है, और स्पर्श वाली इंद्रिय की क्या सामर्थ्य है, उसकी शिक्षा उन्होंने बड़ी सरलता से दे दी थी। दोस्तों, एक टीचर जब आपके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है तो कैसे करता है, ये मैं अपना अनुभव बताता हूं। आप कल्पना कर सकते हैं इस एक एक्टिविटी से हमें कितना लाभ होता था। हमें गिनती के बारे में पता चला, हमें दालों के बारे में पता चला, हमें रंगों के बारे में पता चला। तो वो इस तरह से हमें प्रैक्टिकल ज्ञान के साथ हमारी पढ़ाई कराते थे। प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाई, यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की मूल भावना भी है और इसे जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी आप सबको निभानी ही है। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो एक बड़ा प्रावधान किया गया है, वो हमारे गांव, देहात और छोटे शहरों को शिक्षकों की बहुत मदद करने वाला है। ये प्रावधान है मातृभाषा में पढ़ाई का। हमारे देश में अंग्रेजों ने 250 साल राज किया, लेकिन फिर भी अंग्रेजी भाषा एक वर्ग तक ही सीमित रही थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद ऐसी व्यवस्था बनी कि अंग्रेजी भाषा में ही शिक्षण को प्राथमिकता मिलने लगी। माता पिता भी बच्चों को अंग्रेजी भाषा में पढ़ाने के लिए प्रेरित होने लगे। इसका नुकसान मेरे टीचर यूनियन ने कभी इस पर सोचा है कि नहीं सोचा है मुझे मालूम नहीं है। आज मैं आपको बता रहा हूं, जिस समय आप सोचेंगे इस विषय पर, इस सरकार की जितनी तारीफ करेंगे उतनी कम होगी। क्या हुआ? जब ये अंग्रेजी चलने लगा तो गांव, देहात और गरीब परिवार के हमारे उन लाखों शिक्षकों को जो कि मातृभाषा में पढ़कर निकल रहे थे, वो कितने ही अच्छे शिक्षक हो, लेकिन उनको अंग्रेजी सीखने का अवसर नहीं मिला था। अब उनके लिए नौकरी का खतरा मंडराने लग गया, क्योंकि अंग्रेजी का माहौल चल गया। आपकी नौकरी और आप जैसे साथियों की भविष्य में भी नौकरी निश्चित करने के लिए हमने मातृभाषा में शिक्षा पर बल दिया है, जो मेरे शिक्षक के जीवन को बचाने वाला है। दशकों से हमारे देश में यही चलता रहा था, लेकिन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा में शिक्षण को बढ़ावा देती है। इसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे गांव से आए हुए, गरीब परिवार से आए हुए युवाओं को मिलेगा, शिक्षकों को मिलेगा। नौकरी के लिए अवसर तैयार हो जाएगी। साथियों, शिक्षकों से जुड़ी चुनौतियों के बीच आज हमें समाज में ऐसा माहौल बनाने की भी जरूरत है जिसमें लोग शिक्षक बनने के लिए स्वेच्छा से आगे आए। अभी जो स्थितियां हैं उसमें हम देखते हैं कि लोग डॉक्टर बनने की बात करते हैं, इंजीनियर बनने की बात करते हैं, एमबीए करने की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी को जानने की बातें करते हैं। ये सारी बातें करते हैं, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है कोई आकर कहे कि मैं शिक्षक बनना चाहता हूं, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं। ये स्थिति किसी भी समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये सवाल उठना बहुत आवश्यक है कि हम नौकरी के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं
तनख्वाह भी मिल रही है, लेकिन क्या हम मन से भी शिक्षक है क्या? हम जीवन भर शिक्षक है क्या? क्या सोते जागते उठते बैठते हमारे मन में ये भावना है कि मुझे देश के आने वाले भविष्य को गढ़ना है, बच्चों को हर रोज कुछ नया सिखाना है? मैं मानता हूं समाज को बनाने में शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियां देखकर मुझे तकलीफ भी होती है। मैं आप बताऊंगा, आप भी मेरी तकलीफ समझ पाएंगे। मैं कभी कभी, क्योंकि मेरे मन में, जैसे अभी रूपाला जी ने वर्णन किया ना, मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरी दो इच्छाएं थी, व्यक्तिगत दो इच्छाएं। एक, बचपन में जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ने वाले मेरे दोस्त थे, उनको मैं सीएम के घर बुलाऊं, क्योंकि मैं एक परिव्राजक था, मेरा नाता सबसे टूट चुका था, 3-3 दशक बीच में बीत गए थे, तो मेरा मन कर गया कि उन पुराने दोस्तों को याद करूं। और दूसरी मेरी इच्छा थी कि मेरे सभी टीचर्स को मैं अपने घर बुलाऊं और उनका सम्मान करूं। और मुझे खुशी है कि उस समय जब मैंने मेरे टीचर्स को बुलाया, एक टीचर की उम्र 93 थी। और आपको साथियों गर्व होगा, मैं एक ऐसा विद्यार्थी हूं, आज भी मेरे जितने टीचर जीवित हैं, मैं उनके साथ जीवन संपर्क में हूं, आज भी। लेकिन आजकल मैं क्या देख रहा हूं, अगर मैं कहीं कोई शादी का निमंत्रण देने आता है या किसी शादी ब्याह में जाता हूं, तो मैं उनको पूछता हूं, वो कितना ही बड़ा आदमी होगा, मैं उसको पूछता हूं, अच्छा भाई, तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हारी जिंदगी का बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है, क्या तुमने अपने किसी टीचर को शादी में निमंत्रण दिया है क्या? 100 में से 90% कोई मुझे कहता नहीं कि मैंने टीचर को बुलाया है। और जब मैं सवाल पूछता हूं, लोग इधर उधर देखने लग जाते हैं। अरे तुम्हारी जिंदगी बनाने की जिसने शुरुआत की और तुम जीवन के एक बहुत बड़े पड़ाव की ओर जा रहे हो, और शादी में तुझे तेरा टीचर याद नहीं आया? ये समाज की एक सच्चाई है, और ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम सबको सोचना चाहिए। और इस सच्चाई का एक और पहलू है, जैसे मैं ऐसे लोगों को पूछता हूं विद्यार्थी के बारे में, तो मैं टीचर को भी पूछता हूं। मैं बहुत से शिक्षकों के कार्यक्रम में जाना पसंद करता रहा हूं, बहुत सालों से जाता रहता हूं, तो मैं उनको जरूर मिलता हूं, तो पूछता हूं। मैं छोटे छोटे स्कूल के कार्यक्रम में भी जाता हूं और उनके टीचर्स रूम में बैठ करके उनसे पूछता हूं। मैं पूछता हूं, अच्छा बताओ भाई, आप 20 साल से टीचर हो, कोई 25 साल से टीचर हो, कोई 12 साल से टीचर हो, आप मुझे 10 विद्यार्थियों के नाम बताइए, अपने जीवन काल के 10 विद्यार्थियों के नाम बताइए जो आज जीवन में इतनी ऊंचाई को प्राप्त किया है कि आपको गर्व हो रहा है कि वो आपका विद्यार्थी था और उसका जीवन सफल हुआ है। मुझे दुर्भाग्य से कहना है, बहुत सारे टीचर मुझे जवाब नहीं दे पाते हैं कि मैंने 20 साल टीचर तो रहा, हर दिन आया, बच्चे मेरे साथ रहते थे, लेकिन कौन 10 विद्यार्थी अपनी जिंदगी में बना पाए, और उसको मुझे याद है कि नहीं, उसको मुझे कुछ समझ रहा है कि नहीं, तो 0 रिजल्ट आ रहा है दोस्तों। यानी डिस्कनेक्ट दोनों तरफ से है, ये विद्यार्थी और टीचर दोनों ही तरफ हो रहा है। और साथियों, ऐसा भी नहीं है कि सब बिखर ही गया है। हमारे खेल के मैदान में आपको स्थितियां बिल्कुल अलग मिलती है। हम देखते हैं कोई खिलाड़ी अगर कोई मेडल लेकर के आता है तो सबसे पहले अपने गुरु, अपने कोच को प्रणाम करता है। वो ओलंपिक जीत करके आया होगा, बचपन में जिसने खेल सिखाया होगा उसके बीच में 15-20 साल का फासला चला गया होगा, फिर भी जब वो मेडल प्राप्त करता है उस गुरु को प्रणाम करता है। गुरु के सम्मान की भावना जीवन पर्यंत उसके मन में रहती है। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि गुरु या कोच उस खिलाड़ी पर व्यक्तिगत रूप से फोकस करता है, उसकी जिंदगी के साथ जुड़ करके उसको तैयार करता है, उस पर मेहनत करता है। खेल के मैदान से अलग शिक्षकों की सामान्य दुनिया में हम ऐसा कम ही होता देखते हैं कि कोई विद्यार्थी उन्हें जीवन भर याद कर रहा है, उनके संपर्क में है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। साथियों, समय के साथ विद्यार्थियों और स्कूलों के बीच भी डिस्कनेक्ट बढ़ता जा रहा है। पढ़कर निकलने के बाद बच्चे स्कूल को तब याद करते हैं जब उन्हें कोई फॉर्म भरना होता है और वहां से कोई दाखला लेना होता है। मैं बहुत बार लोगों से पूछता हूं, क्या आपको मालूम है कि आपकी स्कूल का स्थापना दिवस या आपकी स्कूल का जन्मदिन कब होता है? जन्मदिन यानी वो कौन सा दिन था जब आपका स्कूल उस गांव में शुरू हुआ था। और मेरा जो अनुभव रहा है कि बच्चों को या स्कूल की मैनेजमेंट को या टीचर को किसी को पता नहीं होता कि जिस स्कूल में वो नौकरी कर रहे हैं या जिस स्कूल में वो पढ़े थे वो स्कूल कब शुरू हुई थी। ये जानकारी नहीं होती है भाई। स्कूल और स्टूडेंट के बीच डिस्कनेक्ट तो दूर करने के लिए ये परंपरा शुरू की जा सकती है कि हम स्कूलों का जन्मदिन मनाएं और बड़े ठाठ से मनाएं, पूरा गांव मिलकर के मनाए। और इसी बहाने आप उस स्कूल में से पढ़ करके गए सब पुराने लोगों को इकट्ठा कीजिए, पुराने सब टीचर्स को इकट्ठा कीजिए। आप देखिए एक पूरा माहौल बदल जाएगा, अपनत्व की एक नई शुरुआत हो जाएगी। इससे कनेक्ट बनेगा, समाज जुड़ेगा और आपको भी पता चलेगा कि हमारे जो पढ़ाई हुए बच्चे हैं वो आज कहां कहां पहुंचे हैं। आप गर्व की अनुभूति करेंगे। और मैं ये भी देखता हूं कि स्कूलों को पता नहीं होता है कि उनके पढ़ाए बच्चे कहां पर पहुंच गए हैं, कितनी ऊंचाई पर है। कोई किसी कंपनी का सीईओ है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सिविल सर्विसेज में आ गया है, उसके बारे में सब जानते हैं। लेकिन वो जिस स्कूल में पढ़ा है वही स्कूल वाले जानते नहीं है। ये मेरा पक्का विश्वास है कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, किसी भी पद पर क्यों न हो, अगर उसको उसके पुराने स्कूल से निमंत्रण आएगा तो कुछ भी करके खुशी खुशी उस स्कूल जरूर जाएगा। इसलिए हर स्कूल को अपने स्कूल का जन्मदिन अवश्य मनाना चाहिए। साथियों, एक बहुत अहम विषय फिटनेस और स्वास्थ्य का भी है, हाइजीन का भी है। ये सब विषय आपस से जुड़े हुए हैं। बहुत बार मैं देखता हूं कि बच्चों का जीवन इतना शिथिल हो गया है कि पूरा पूरा दिन निकल जाता है, कोई शारीरिक एक्टिविटी नहीं होती है, या तो डिजिटली मोबाइल पे बैठा है या टीवी के सामने बैठा है। मैं कभी कभी स्कूलों में जाता था तो बच्चों को पूछता था, अच्छा भाई कितने बच्चे हैं जिनको दिन में 4 बार पसीना होता है, बताइए। बहुत बच्चों को तो मालूम ही नहीं पसीना क्या होता है। बच्चों को पसीना नहीं आता क्योंकि उनको खेलने का कोई रूटीन ही नहीं है। ऐसे में उनका सर्वांगीण विकास कैसे होगा? आप सभी जानते हैं सरकार बच्चों के पोषण पर कितना फोकस कर रही है। सरकार मिड डे मील की व्यवस्था करती है। अगर भावना ये होगी कि किसी तरह खाना पूरी कर देनी है, कागजों में से सब ठीक रहना है, तो पोषण को लेकर चुनौतियां आती रहेगी। मैं उसको दूसरे तरीके से देखता हूं दोस्तों। बजट तो सरकार देती है, लेकिन हम वो देश के लोग हैं जहां पर कोई भी अगर छोटा सा भी अन्न क्षेत्र चलाता है और वहां कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको खाना मिल जाता है, समाज उसके प्रति बड़े गर्व से देखता है, बड़ी श्रद्धा से देखता है। आज हम लंगर की बात करें, आज लंगर के प्रति बड़ी श्रद्धा से देखा जाता है। आज हम देखें कोई भंडारा होता है, लोगों को खिलाते हैं, बड़ी श्रद्धा। क्या हमें नहीं लगता है
कि हमारी स्कूल में तो रोज भंडारा चल रहा है। उन बच्चों को खिलाने का आनंद, उनके मन को संस्कारित करने का आनंद और एक पवित्र भाव, सिर्फ उसके पेट में कुछ खाना जाता है वो इनफ नहीं है दोस्तों। हमें अनुभूति होनी चाहिए कि देखिए ये पूरा समाज तुम भूखे न रहो इसके लिए कितना कुछ कर रहा है उन बच्चों के जीवन के साथ। और मैं तो मानता हूं डेली गांव के 2 वरिष्ठ लोगों को बुलाना चाहिए कि आज दोपहर को मिड डे मील में आइए, हमारे बच्चों को परोसिए और आप भी साथ में खाना खाइए। देखिए पूरा माहौल बदल जाएगा। यही मिड डे मील एक बहुत बड़ा संस्कार का कारण बन जाएगा। और उससे बच्चों को कैसे खाना, कितनी स्वच्छता से खाना, कुछ खाना खराब नहीं करना, कुछ फेंकने, सारे संस्कार उसके साथ जुड़ जाएंगे। शिक्षक के तौर पर जब हम खुद उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो उसका परिणाम बहुत शानदार आता है। मुझे याद है एक बार मैं सीएम रहते हुए यहां गुजरात के एक आदिवासी बाहुल जिले के स्कूल में गया था। अब मैं वहां गया, मैंने देखा जो बच्चे थे बड़े साफ सुथरे थे और हर एक के ऊपर एकदम, जो छोटे बच्चे थे, पिन से एक हैंडकरचिप लटका हुआ था। तो और उन बच्चों को सिखाया गया था कि उसको हाथ साफ करना है, नाक साफ करना है, और वो करते थे। और जब स्कूल पूरा होता था तो जो टीचर थी वो सब उनसे निकाल लेती थी, घर ले जा करके धो करके दूसरे दिन ला करके फिर लगा देती थी। और मैंने जब जानकारी पाई, अपने यहाँ तो मालूम है, हमारे यहाँ गुजरात में तो खास है कि पुराने कपड़े बेच करके बर्तन लेते हैं, खरीदते हैं बर्तन। वो महिला गरीब थी लेकिन अपनी साड़ी बेचती नहीं थी। वो साड़ी को काट करके हैंडकरचिप बनाती थी और बच्चों को लगाती थी। अब देखिए एक शिक्षिका अपने पुरानी साड़ी के टुकड़ों से उस बच्चों को कितना संस्कार दे रही थी जो उसकी ड्यूटी का हिस्सा नहीं था। उसने सेंस ऑफ हाइजीन, उस आदिवासी इलाके की मां की बात कर रहा हूं मैं, भाइयों बहनों, सेंस ऑफ हाइजीन। और मैं वैसे एक और स्कूल की बात मैं बताऊं, मैं एक स्कूल में गया तो स्कूल में झोपड़ी जैसी स्कूल थी, वो बड़ी स्कूल नहीं थी, आदिवासी क्षेत्र था। तो शीशा एक लगा था, मिरर लगा था, आईना, 2 बाय 2 का आईना होगा। उस टीचर ने नियम बनाया था, जो भी स्कूल आएगा पहले आईने के सामने 5 सेकंड खड़ा रहेगा, खुद को देखेगा, फिर क्लास में जाएगा। उस एकमात्र से प्रयोग से जो भी बच्चा आता था तुरंत उसके सामने अपना बाल ठीक करता था, उसका स्वाभिमान जग जाता था, उसको लगता था मुझे ऐसे रहना चाहिए। बदलाव लाने का काम टीचर कितना अद्भुत तरीके से करते हैं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे सामने हैं। साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं आपका एक छोटा सा प्रयास कितने बड़े परिवर्तन ला सकता है। मैं आपको कितने ही उदाहरण दे सकता हूं जो मैंने खुद भी आप शिक्षकों के बीच रहते हुए देखे हैं, जाने हैं, सीखे हैं। लेकिन समय का अभाव है, इसलिए मैं अपनी बात को लंबा नहीं खींच रहा हूं। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। मुझे विश्वास है हमारी परंपरा ने गुरु को जो स्थान दिया है, आप सभी उस गरिमा को, उस गौरव को, उस महान परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, नए भारत का सपना पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। और ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गेटवे न्यूज़ नेटवर्क टीम की तरफ से।